नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आप सभी बच्चों के लिए फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि आने वाले यूपीएससी सीएससी 2020 के मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और जो एग्जामिनेशन जनवरी के पहले हफ्ते में तय किया गया है। करेक्ट। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सेट 3 की डिस्कशन को, और इस सेट 3 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनका संबंध है लेजिस्लेचर के साथ, यानी कि हमारी विधायिका के साथ, हमारी पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। यदि आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं, पुरानी वीडियोस का एक्सेस लेना चाहते हैं, सो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है स्टडी आईक्यू के ही द्वारा, उसको आप जाके देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में आपको पुरानी सभी वीडियोस के लिंक्स भी आसानी से मिल जाएंगे। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की या फिर पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको 24 आवर्स के विदिन दे दूंगा। स्टडी आईक्यू ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली अब ये मोबाइल ऐप, बल्कि आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज को बड़ी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या फिर स्मार्ट टीवी पर भी देख सकते हैं। और ये वाला जो कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन, ये उन बच्चों के लिए है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिर भले आप 2021, 2022 या 2023 के पेपर की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है और इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए बिगिन करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं वो ये 3 होने वाले हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और उसके बाद क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में इस बार बात इसलिए हो रही है बिकॉज कोविड-19 के चलते जो इनका कार्यकाल है इसको चेंज करने की बात चल रही थी कि 1 साल की जगह 2 साल होना चाहिए, बिकॉज कोविड-19 के चलते पार्लियामेंट्री समितियां, जो हमारी सांसदीय समितियां हैं, वो मिल नहीं पाई हैं, उनके बीच में मुलाकात नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो चर्चा होनी थी, जो भी डिस्कशंस होनी थी वो नहीं हो पाई हैं। इसके चलते ये मुद्दा सामने आया। सो इसी के चलते हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के कुछ बेसिक्स आपके साथ कवर करेंगे एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस इश्यूज जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में अक्सर रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। पिछले 2 साल 2017, 2018 में दोनों साल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को लेकर सवाल पूछे गए हैं। सो दोबारा भी सवाल आने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर चर्चा भी काफ़ी सालों से होती आई है कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो हम कहते हैं प्रिविलेजेस क्या होती हैं, कुछ अलग से हक होते हैं जो कि पार्लियामेंट्री मेंबर्स को दिए जाते हैं और इंडिविजुअल्स को और उन मेंबर्स को इकट्ठा भी दिए जाते हैं, यानी कि एक संयुक्त रूप में भी उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। सो ये प्रिविलेजेस क्या हैं, कब इनका इस्तेमाल होता है, एंड इनके साथ भी जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी हम बात करेंगे कि कहीं इनका कुछ गलत इस्तेमाल या कहीं इनका कोई बद इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आवर। ये क्वेश्चन आवर भी इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस साल देखिए कोविड-19 के चलते क्या हुआ था, पार्लियामेंट का एक ही सेशन हुआ, मॉनसून सेशन, एंड एज वी आर स्पीकिंग आई थिंक ये न्यूज़ भी आपको मालूम होगी कि पार्लियामेंट में इस साल इन्होंने जो विंटर सेशन था उसको भी स्थगित कर दिया है। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं होल्ड किया जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड-19। केवल एक मॉनसून सेशन हुआ था, लेकिन उस मॉनसून सेशन में भी इन्होंने ये चीज़ कही थी कि क्वेश्चन आवर नहीं रखा जाएगा बिकॉज यहाँ पर टाइम की कमी है और हम क्वेश्चन आवर को समय नहीं दे सकते हैं। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों रखा गया था, एंड इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारी आम जनता को, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों टॉपिक्स बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कहीं से भी सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कम इंपॉर्टेंट, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं से भी सवाल आ सकता है। ये तीनों बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ,
पार्लियामेंट्री कमिटीज, जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट एंड इट्स पैनल्स, देयर इज अ नीड टू रीथिंक द टेनोरियल प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। की टेनोरियल प्रिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर उनके कार्यकाल को लेके जो सलाह होती है उसको लेकर एक रीथिंक करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पे एक आर्टिकल आया था और ये सितंबर 2020 का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कई सारे सुझाव सामने आए जिसमें ये कहा गया कि जो इनका कार्यकाल है इसको बढ़ा करके 1 साल से बढ़ा करके 2 साल किया जाना चाहिए इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, किसे कहा जाता है। कमेटियाँ आपको मालूम होगा भारत में कई सारी समितियां बनाई जाती हैं एंड ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर विभाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेटी बनाई ही जाती है। ठीक है, इनफैक्ट ऑन अ फनी नोट एक बार ऐसा भी कहा गया था कि भारत में एक ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए जो कि ये पता लगा सके कि आज तक भारत में कितनी समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, बट खैर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सांसदीय समितियों की। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं ये क्या होती हैं? ये एक ऐसी कमेटी होती है जिसको नियुक्त या फिर इलेक्ट किया जाता है बाय अ हाउस और द नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। ठीक है, या तो उसको हाउस अपॉइंट करता है या फिर उसमें नॉमिनेशंस होती हैं स्पीकर के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा। स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। It works under the direction of the speaker/chairman, again speaker in the case of Lok Sabha and chairman in the case of Rajya Sabha. It presents its report to the house of the speaker or to the chairman, again speaker Lok Sabha, chairman Rajya Sabha. ठीक है, सो सब कुछ स्पीकर और चेयरमैन की देखरेख में होता है। नॉमिनेट भी वही करते हैं, कामकाज भी उनके दिशा निर्देशों के तहत ही किया जाता है और रिपोर्ट भी वो उनको ही पेश करते हैं। और इट हैज़ अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और द राज्यसभा, यानी कि उनका जो काम करने का जो सचिवालय होगा वो भी लोकसभा ही उनको प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, यहाँ बैठ के आप चर्चा कर सकते हैं, ये ऑफिस हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो इस ऑफिस के साथ साथ हम आपको ये सब सहूलतें भी दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी अगेन डिफरेंस क्या है? नॉर्मल कमेटी क्या होती है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरीके से होती हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में स्पीकर और चेयरमैन का रोल आता है। रिपोर्ट भी उन्हीं को पेश की जाती है, कामकाज भी उन्हीं के निर्देशों के तहत किया जाता है और सेक्रेटेरिएट भी उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये सब खास बातें हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी को अलग बनाती हैं, डिस्टिंक्ट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वैसे तो देखिए कई तरह की होती हैं, लेकिन अगर हम उनकी कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं तो वो केवल 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज़, एक होती हैं एडहॉक कमिटीज़। ये उनके टाइम के आधार पे हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ यानी कि वो कमिटीज़ जो कि हमेशा खड़ी रहती हैं, इसका मतलब कि ये परमानेंट कमिटीज़ हैं। ठीक है ना, परमानेंट यानी कि ये स्थायी समितियां हैं। जो एडहॉक समितियां हैं ये अस्थायी समितियां हैं, टेम्पररी समितियां हैं। ठीक है, और एडहॉक किसको कहा जाता है? एडहॉक यानी कि एक ऐसी कमेटी जिसको कि किसी एडहॉक काम के लिए बनाया गया हो और जब वो काम समाप्त हो जाए तब उस समिति को खत्म कर दिया जाएगा। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एन एडहॉक कमिटी। अ कमिटी विच इज मेड फॉर समथिंग विच इज एडहॉक इन नेचर, उसको कहा जाता है एडहॉक कमिटी। आज कोई मुद्दा सामने आ गया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम सेइंग कि जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी है, सो ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 सदाबहार हमारे साथ रहेगी, हमेशा हमारे साथ रहेगी। सो फिलहाल कोविड-19 से जूझने के लिए मान लीजिए कोई समिति बना दी गई। ठीक है, मान लीजिए कल को किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई बाढ़ आती है तो उससे जूझने के लिए मान लीजिए कोई समिति बना दी गई, लेकिन पार्लियामेंट में बनाई गई है तो उसको एडहॉक कमेटी कहा जाएगा। हालांकि ऐसी समितियां बनाई नहीं जाती, मैं केवल आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं। वहीं इसी के तुलना में अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ की, ये परमानेंट होती हैं। ठीक है, और ये हर साल बनाई जाती हैं, यानी कि इनका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, आपने सुना होगा पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, आपने सुना होगा एस्टिमेट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मान लीजिए इस साल मार्च में बनी तो अगले साल मार्च में दोबारा से बनाई जाएगी जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बीच में समय नहीं होता, बीच में गैप नहीं होता, और ये हर साल बनाई जाती हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे काम भी करती हैं, इनको कभी ब्रेक नहीं मिलता। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज परमानेंट कमिटीज। वहीं उसके तुलना में बात करें एडहॉक कमिटीज, ये टेम्पररी हैं, अस्थायी समितियां हैं एंड सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड टू देम। ठीक है कि नहीं? सो इस चीज को आप समझिए।
ये दोनों तरह की कमेटियां होती हैं। अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, यहाँ पे देखिए इसमें फाइनेंशियल कमिटीज़ है, फॉर एग्जांपल पीएसी, पीयूसी, एस्टिमेट्स कमेटी, ये सभी फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं। वहीं आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, विभागीय संबंधी स्टैंडिंग कमिटीज़, परमानेंट कमिटीज़ होती हैं DRSCs, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए 17 कमिटीज़ लोकसभा में होती हैं और 7 कमिटीज़ जो हैं वो राज्यसभा में बनाई गई हैं। ये कुछ साल पहले ही बनाई गई हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये शुरू से नहीं चलता है। लेकिन वहीं अगर पीएसी, पीयूसी की बात करते हैं तो बहुत ही पुरानी समितियां हैं और काफ़ी लंबे समय से ये चलन में चलती आ रही हैं। ठीक है, सो ये होती है आपकी स्टैंडिंग कमिटीज़। नाउ इनका रोल क्या है? इनका रोल बहुत ही वाइड है, अगर आप देखें बहुत ही वाइड रोल है। 4-5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो डिटेल्ड स्क्रूटिनी। देखिए अब क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है बिल्स को पास करना, एम आई करेक्ट? बिल्स को पास करना, बिल्स को इंट्रोड्यूस करना, बिल्स को एनैक्ट करना। लेकिन कभी कभार पार्लियामेंट इन बिल्स को जल्दबाजी में एनैक्ट कर सकता है। उसी जल्दबाजी को काबू में करने के लिए और उन्हीं बिल्स की स्क्रूटिनी को बेहतर करने के लिए हमने बनाई हुई है पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो कि हर एक बिल का कॉम्प्रिहेंसिव आगे पीछे हर तरह की स्क्रूटिनी कर सकती हैं, जो कि नॉर्मल पार्लियामेंट नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किस तरीके से डिबेट्स होती हैं, किस तरीके से डिस्कशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं। इतना टाइम पार्लियामेंट को नहीं मिल पाता कि वो हर एक बिल का स्क्रूटिनी कर सकें, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। आपने सुना होगा द बिल हैज़ बीन रेफर्ड टू अ कमिटी। इसका मतलब क्या है? वो किसी ना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है। इसके बाद इम्पार्शियल फंक्शनिंग। होता क्या है कि देखिए पार्लियामेंट में एक तो आपके एंटी डिफेक्शन लॉज हैं, दूसरा कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। उस केस में हो सकता है कि बिल को लेके जो डिबेट्स होनी चाहिए वो शायद अच्छे से ना हो पाएं और बिना डिबेट के ही सहमति बनाई जा रही हो, जिस केस में हो सकता है हमारे देश के जो सभी नागरिक हैं उनके जो विचार हैं उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिल पाए। लेकिन जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर हर एक पार्टी के हर एक हम कह सकते हैं जितने भी पार्टीज होती हैं उन सभी के लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, सो दैट आपके हर एक पार्टी के मेंबर्स वहाँ पे हों और सभी पार्टी की आवाज़ को पार्लियामेंट्री कमेटी में सुना जाए। एंड सेकेंडली इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होते हैं, जिसके चलते इनकी जो फंक्शनिंग है और भी बेहतर हो जाती है। बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते क्या होता है पार्लियामेंट में कि जो एक इंसान है, मान लीजिए उसका जो विचार है उसकी अपनी पार्टी से नहीं मिलता, सो उस केस में वो उसको बोलता ही नहीं है, बिकॉज उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी कि उसको उसकी पार्टी से निकाला जा सकता है एंड उसको एमपी की सीट से भी निकाला जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देन अगर फर्दर बात करें एंगेजमेंट विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, कमेटी क्या करती है? ये पार्लियामेंट के से डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो सिटीजन्स का फीडबैक भी लेते हैं टाइम टू टाइम, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये पार्लियामेंट में अगेन क्या है, जो एमपीज़ हैं वो देखिए आपको मालूम है वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटीज में लोग बैठते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसको वो एग्जामिन कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी एक फ़ायदा होता है कि आपका जो बिल है उसकी डिटेल्ड स्क्रूटिनी एक ऐसे इंसान के द्वारा की जा रही है जो कि अपने सब्जेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा जानकार है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है। सो ये आपका तीसरा फ़ायदा होता है कि एक तो सिटीजन से फीडबैक लेना और सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज भी होना। देन इट ऑल्सो अपहोल्ड्स दी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। वो कैसे? देखिए इट इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेक्स इट अकाउंटेबल थ्रू एन इन्फॉर्म्ड डिबेट इन द लेजिस्लेचर। इससे थ्रू आपने क्या किया? अब क्या हुआ आप देखिए, समझिए इस चीज़ को। पार्लियामेंट अपने आप में एक संस्थान है, पार्लियामेंट अपने आप में लोकतंत्र का एक अंग है। ठीक है, पार्लियामेंट का काम क्या है कि जो सरकार है उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी नीतियों के ऊपर देखरेख रख सके। इस चीज़ को हमेशा बहुत बच्चे गलत तरीके से समझते हैं। देखिए मैं आपको एक उससे समझाता हूँ। ये पार्लियामेंट है मान लीजिए, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आपके कई सारे सदस्य हैं, है कि नहीं? अब ये सभी सदस्य हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के ही अंदर कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि एमपीज होने के साथ साथ मिनिस्टर भी हैं। अब देखिए जो तो आपके एमपीज हैं वो क्या हैं? वो जनता के प्रतिनिधि हैं, यानी कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। क्लियर है बात? लेकिन जो एमपीज यहाँ पे मिनिस्टर बन चुके हैं वो
एमपी होने के साथ साथ मिनिस्टर भी हैं, इसका मतलब कि वो लेजिस्लेचर के होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का रोल भी निभा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार का काम भी कर रहे हैं, राइट। सो जो मिनिस्टर है उसकी जवाबदेही ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी एक एमपी ही हैं, तो उनकी जवाबदेही लोगों को तो है ही, लेकिन उनकी जवाबदेही अपने विभाग को भी है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो मिनिस्टर ऑफ पावर होगा, वो अपने विभाग को लेके भी जवाबदेह होगा और वो अपने लोगों को भी जवाबदेह होगा जिन्होंने उनको एज एन एमपी चुना होगा, ठीक है। अब जो एमपी है वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि आप हमें बताइए सरकार कैसे काम कर रही है, क्योंकि एमपीज को नहीं मालूम सरकार कैसे काम कर रही है, मिनिस्टरों को मालूम होता है, मंत्रियों को मालूम होता है, ठीक है। एमपी क्या है, वो तो एक विधायक है, वो तो एक सांसद है, लेकिन जो मिनिस्टर है वो एक मंत्री भी है। जब वो एक मंत्री है तो उसको पता होना चाहिए सरकार कैसे काम कर रही है। सो पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स का होना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, ये हर मतलब कई सारे देशों में ऐसा होता है। अब क्या हुआ, अब ये चीज़ आपने समझ ली। अब देखिए एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको पार्लियामेंट में भेजा गया। पार्लियामेंट को लगा कि जी नहीं, बिल में कुछ कमियां हैं, हमें इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल को भेज दिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बिल को देखा, वापस बिल को पार्लियामेंट को भेज दिया गया। जब वापस बिल पार्लियामेंट में आया, उस समय आके एमपीज ने मिनिस्टर से पूछा आपने क्या सोच के इस बिल में ये सब रखवाया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एमपीज कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर पॉलिसीज, फॉर देयर बिल्स, और इसी के चलते जो डिबेट होती है आपकी लेजिस्लेचर में वो और भी बेहतर हो जाती है। समझ आई बात। एंड फाइनली जो आपका पांचवा इंपॉर्टेंट फायदा है, दैट इज फाइनेंशियल प्रूडेंस। द सिस्टम इंश्योर्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एज द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट वुड नॉट बी मोर केयरफुल इन फॉर्मुलेटिंग देयर डिमांड। सो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से डिमांड बना लेते हैं, लेकिन एमपी पूछता है कि आपने ये डिमांड कैसे बनाई। एमपी जब पूछता है यानी कि पार्लियामेंट पूछ रही है। सो पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज फॉर्म्ड ऑफ एमपीज, नॉट ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स तो वो लोग हैं जो कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जब उनको मिनिस्टर का ओहदा दे दिया गया है तो वो सरकारी कामकाज करते हैं। वो मिनिस्टर्स पहले हैं, एमपीज बाद में है, लेकिन जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये सभी चीज़ों की देख रेख हो सकती है यहाँ पे, और वो तभी हो पाती है जब पार्लियामेंट्री कमिटीज बिठाई गई हो। आई होप आपको आइडिया समझ आया होगा। अब इसमें इश्यूज क्या क्या होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज की इंपॉर्टेंस कभी कभार कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज को बाईपास करता है। वो बोलता है कि छोड़िए, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर नहीं करने वाली है, यहीं पे बिल को ख़त्म करो और यहीं पे बिल को पास कर दो। क्योंकि कभी कभार रूलिंग पार्टी के पास बहुत मेजॉरिटी होती है, तो ये अक्सर देखने को मिलता है। उसके बाद टेन्योर छोटा होता है, तो उसके बाद फिर वहाँ पे उतनी ज़्यादा वो स्क्रूटिनी नहीं कर पाते हैं। Sometimes members of the committee lack technical expertise required to go into intricacies of specialized subjects under consideration. Obviously ये चीज़ भी बड़ी कॉमन है, क्योंकि देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं वो भी तो पार्लियामेंट से ही चुने गए हैं। सो कभी कभार क्या होता है कि उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज तो होती है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं होती जितनी गहराई में आजकल बिल्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स इन कमेटी हैज़ ऑल्सो बीन अ कंसर्न, जो कि सन 2014-15 से मेंबर्स की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम रही है, केवल 50% तक ही रही है, जो कि दिखाता है कि उनकी रुचि की कमी है, उनके इंटरेस्ट की कमी है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की फंक्शनिंग के साथ जुड़ी हुई एक चिंता का विषय है और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। और ऑब्वियसली पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स भी होती है। ये चीज़ केवल पार्लियामेंट में ही नहीं, पार्लियामेंट्री समितियों में भी देखने को मिलती है। सो दीज आर द वेरियस कंसर्न्स जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। बट नेवर फॉरगेट कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, आपको बताना होगा क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों बनाई गई हैं, एंड व्हाट आर द कंसर्न्स विद देयर फंक्शनिंग। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो विषय है ये इस साल और इनफैक्ट पिछले कई सालों से चर्चा में रहा है, और कई सारे कारणों की वजह से कई सारे न्यूज़ रही हैं विच हैव सराउंडेड द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इस साल भी अगर आप देखें, और ये इसी महीने की न्यूज़ है, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत ये काफ़ी चर्चा में रहे इस साल। दे हैव फेस्ड प्रिविलेजेस मोशंस इन बोथ महाराष्ट्र हाउसेस, ठीक है। तो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन निकाला गया, दोनों ही महाराष्ट्र के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनफैक्ट ये जो आपने प्रिविलेज मोशन का हमने बात उठाई है, ये केवल आपको ये भी बताना चाहूँगा
कि ये ज़्यादातर जो है ना स्टेट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि दिल्ली की असेंबली ने कर दिया, 2 साल पहले की बात मुझे याद है, उस समय कर्नाटक की असेंबली ने ऐसा कुछ किया था। सो ये सब चीज़ें आपको स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल पार्लियामेंट। लेकिन एनीवेज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो ब्रॉडली है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं एंड वो किस किस तरह से दी जाती हैं एंड इनके साथ क्या, इनके सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से ये लाई गई हैं एंड इनके साथ चैलेंजेस क्या हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, जो आर्टिकल 105 है ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और जो आर्टिकल 194 है ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये बेसिकली उनके मेंबर्स को प्रोवाइड क्यों करता है? टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको मालूम होगा जो आम नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत दिया गया है। लेकिन वहीं पे अगर हम सांसदों की बात करें या फिर बात करते हैं विधायकों की, तो उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, थोड़ा सा ओपन एंडेड रहता है इन द हाउस एंड इंसुलेट्स देम अगेंस्ट लिटिगेशन ओवर मैटर्स दैट अकर्स इन दीज हाउसेस। यानी कि वो एक लेजिस्लेचर के अंदर जाके क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो शायद थोड़ा सा कुछ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर एक्सेप्शंस दी गई हैं शायद उसके साथ मैच ना खाए, लेकिन फिर भी वो बोल सकते हैं क्योंकि उनको एक वाइडर दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर बात करें प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी लाइबल थ्रू स्पीचेस, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए उनके खिलाफ कोई केस होता है तो उस चीज़ से भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ रखी गई है। एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट देयर फंक्शनिंग इज़ विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर और कोवर्जन, एंश्योर सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के हो रही है, बिना किसी दबाव के हो रही है, बिना किसी मैनिपुलेशन के हो रही है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन लोगों को दी जाती हैं। ये प्रिविलेजेस किस किस तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। यानी कि एक तो अकेले एमपी को दी जाती है, ठीक है, और एक कलेक्टिवली पार्लियामेंट को दी जाती है। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो अकेला एमपी है और यहाँ पर आपके एमपीज हैं। ठीक है, सो ये 2 चीज़ों को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या हैं? यानी कि पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकती है कि हम इस पर्टिकुलर इंसान को अपनी प्रोसीडिंग अटेंड करने नहीं देंगे। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट में कई सारे बाहर के लोग भी प्रोसीडिंग्स को अटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसान से या फिर इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के इस रिप्रेजेंटेटिव को हम अंदर नहीं आने देना चाहते, तो वो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है। पार्लियामेंट एक सीक्रेट सिटिंग होल्ड कर सकती है बिना किसी को बताए। पार्लियामेंट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंजॉय करती है टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है या लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि एग्जैक्टली हाउस के अंदर क्या हुआ है इसकी रिपोर्ट हम आपको देंगे और आप इसको एज इट इज पब्लिश करेंगे। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक द रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास है। ऑब्वियसली ये पावर किसी और के पास नहीं हो सकती है, बिकॉज जैसा कि आपको मालूम होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट अंग माने जाते हैं लोकतंत्र के। देयर इज़ अ बार ऑन कोर्ट फ्रॉम मेकिंग इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। ठीक है, कि आपका जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो पार्लियामेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगेन ये क्यों है? बिकॉज एज आई टोल्ड यू 3 अंग हैं हमारी डेमोक्रेसी के और तीनों अंग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, ये तो है कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस, लेकिन हमारी जो यहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए वो है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, जो कि आप देख सकते हैं। जो आपका एमपी है, जो आपका विधायक है, ही कैनॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है उनके लिए। प्रोटेक्शन अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेज एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेज। ही इज़ नॉट लाइबल इन कोर्ट फॉर एनी स्पीच इन द पार्लियामेंट। की उनको कोर्ट में जाके ये जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी कि मैंने पार्लियामेंट में ऐसा भाषण क्यों दिया। ही इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस व्हेन द हाउस इज इन सेशन। उसको कोई न्यायालय ये नहीं बोल सकता कि आपको आके इस जूरी का हिस्सा बनना होगा अगर पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा सुप्रीम अगर भारत में कुछ है तो वो है एक पार्लियामेंट्री सेशन। जब एक पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है उस समय कुछ भी नहीं अलाउड होता, किसी भी तरह की कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, कुछ भी अलाउड नहीं होता। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सुप्रीम थिंग
इन द कंट्री। ठीक है, तो ये सभी प्रिविलेजेस हैं जो कि दी गई हैं। अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में इनको इंक्लूड किया गया है। अब ये प्रिविलेजेस का सोर्स क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, कोई कानून नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो सिंगल लॉ जहाँ पे इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई किया गया है, जहाँ पे इन प्रिविलेजेस को दिया गया है क्या चीज़ कि प्रिविलेजेस 5 सोर्सेज के ऊपर आधारित हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉज ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ हाउसेज, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। कहने का मतलब क्या है, इन सभी जगहों से जो ये प्रिविलेजेस हैं ये दी गई हैं, लेकिन कोई एज सच एक अकेला कानून नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से लिए गए हैं, कुछ लॉज ऑफ पार्लियामेंट से लिए गए हैं। ठीक है, तो कोई लॉ आया वहाँ से निकाल लिया, कुछ इनके नियम है वहाँ से लिए गए हैं, कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस प्रथाएं चलती आई हैं वहाँ से लिए गए हैं, कुछ जो न्यायपालिका के द्वारा की गई व्याख्याएं हैं उनसे ली गई हैं, लेकिन कोई एक अकेला कानून नहीं है। द रीज़न आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन इज कि क्योंकि एक अकेला कानून नहीं है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, और वेन एवर एनी ऑफ दीज राइट्स एंड इम्यूनिटीज इज डिसरिगार्डेड द ऑफेंस इज कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट यानी कि उसको पार्लियामेंट ही सज़ा देती है कि इसकी ये सज़ा होगी, लेकिन यही प्रॉब्लम है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कानून नहीं है तो इसीलिए कभी कभार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। अब फाइनली चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। चैलेंजेस ये हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कभी किसी लेजिस्लेचर को लगा, कभी किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को लगा कि हम इस पर्टिकुलर मीडिया हाउस के खिलाफ एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच का जो मोशन है वो पास करने वाले हैं। सो दे हैव ब्रीच द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसीलिए हम इनके खिलाफ ये केस करने वाले हैं। अब होता क्या है, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक विधायिका है। पार्लियामेंट क्या केस कर सकती है? ठीक है, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। जब आपके पास 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जब आपके पास जुडिशरी है, सो पार्लियामेंट ये कैसे डिसाइड कर सकती है कि हमें इनके ऊपर केस करना है? देयर आर नो ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड व्हाट पनिशमेंट इट इंटेल्स। कोई यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, जो उनको ठीक लगता है वैसा वो कर लेते हैं। इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एब्सेंस ऑफ कोडिफाइड प्रिविलेजेस गिव्स अनब्राइडल्ड पावर टू द हाउस टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकर्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी की सारी जो शक्ति है वो असल में उस पर्टिकुलर संसद के पास चली गई है, उस पर्टिकुलर हाउस के पास चली गई है। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, वो सभा डिसाइड करती है कि असल में हमें क्या पनिशमेंट देनी है और क्या हमें पनिशमेंट देनी भी है या नहीं देनी है, कितनी पनिशमेंट देनी है, सभी चीज़ें वही लोग डिसाइड करते हैं। और इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कई बार हाउसेज ने उठाया भी है। अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कोई रूलिंग पार्टी है। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसमें एक रूलिंग पार्टी है, उसने किसी मीडिया हाउस के खिलाफ कोई यहाँ पे केस करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, ये बोल के कि इनके खिलाफ हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन पास करने वाले हैं, बिकॉज ये लोग हमारी इन पर्टिकुलर टर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है वो रूलिंग पार्टी उस पर्टिकुलर मीडिया हाउस के खिलाफ हो सकता है मीडिया हाउस उस रूलिंग पार्टी की आलोचना करती हो अपने टीवी चैनल के ऊपर, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल रीजंस ऑल्सो। दिस इज द प्रॉब्लम। और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पीनल एक्शन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इज अनवारंटेड, कि आप यहाँ पे जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो भी अनवारंटेड है। ऑल्सो इट मस्ट ओनली बी इन्वोक्ड बाय लेजिस्लेचर व्हेन देयर इज रियल ऑब्स्ट्रक्शन टू इट्स फंक्शनिंग। लेकिन असल में इसका जो इस्तेमाल है वो लेजिस्लेचर कई बार केवल इस काम के लिए करता है, जैसे मैंने बताया कि अपनी पर्सनल रूलिंग पार्टी की कुछ खुंदस है। ठीक है, पर्सनल रूलिंग पार्टी को लग रहा है कि हमारी पार्टी के खिलाफ ये बोल रहा है, हमारी पार्टी की निंदा हो रही है। इट कैन बी ड्यू टू दोज रीजंस ऑल्सो। इट कैन बी इन्वोक्ड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन बाय इंडिविजुअल मेंबर्स ऑल्सो। कभी कभार पार्टी के अंदर कोई अकेला मेंबर ऐसा होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है। ठीक है, लेकिन वो कभी कभार क्या करते हैं कि वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं और किसी भी इंसान के ऊपर यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ डिफेमेशन के चलते उस पर्टिकुलर पावर का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कलेक्टिव प्रिविलेजेस के साथ साथ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी अवेलेबल हैं। और यही मुद्दा आता है जो इसी के चलते पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेके बहुत बार सवाल आने के चांसेस बनते हैं। इस साल भी बनते हैं, बिकॉज कुछ क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली इसका जो इन्वोक है वो कब होना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहाँ से आते हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। राइट,
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। दिस इज अ स्मॉल टॉपिक। क्वेश्चन आवर जो है ड्रॉप्ड इन लोकसभा शेड्यूल ऑफ मॉनसून सेशन। आप देख सकते हैं सितंबर 2 की ये खबर है। क्वेश्चन आवर को ड्रॉप किया गया इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। लोकसभा एंड राज्यसभा सस्पेंडेड क्वेश्चन आवर एंड प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको समझ लीजिए। द रीज़न आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आजकल ऐसी चीज़ें भी करने लग गई है, बिल्कुल क्लियर कट स्टैटिक पार्ट पूछती है कि बताइए क्वेश्चन आवर और जीरो आवर में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए ये वाला मैप बहुत ही क्लियरली आपको चीज़ें बता देगा। 11 बजे आपका सेशन शुरू हुआ, पहला घंटा जो होता है उसमें 0 आवर होता है। ठीक है, पहले घंटे में 0 आवर, याद रखिए सबसे पहले 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है। सो सबसे पहले आपका 0 आया। 11 to 12 AM इज़ योर 0 आवर। देन 12 AM से लेके 1 PM तक 1 घंटा आपका क्या होता है, क्वेश्चन आवर, जिसमें कि स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर्स टेबल्ड बिल्स इंट्रोड्यूस। ठीक है, जो आपने कागज़ रखने हैं वो रखे जाते हैं, जो बिल्स आपने इंट्रोड्यूस करने हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। 1 से 2 आपका लंच टाइम होता है, फिर 2 से लेके आपका पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव बिजनेस चलता है, जिसमें आपकी डिस्कशन, डेलिब्रेशन सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर है ये बात? नाउ इसमें इवन दो ये वाली चीज़ भी है कि फ्राइडेज़ को जो लास्ट के 2.5 घंटे होते हैं ये प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए होते हैं, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर मॉनसून सेशन के लिए। वो इतना रेलिवेंट नहीं है, मोर रेलिवेंट इज 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर। सो 0 आवर जो 1 घंटे का था उसको 30 मिनट का कर दिया, क्वेश्चन आवर को कैंसिल कर दिया, लेकिन एमपीज़ जो है वो अनस्टार्ड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। क्या होते हैं इनको समझेंगे, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। Short notice questions would be allowed with only oral answers in case of urgency upon the direction of the speaker or the chairman। ठीक है, short notice questions allowed हैं, provided speaker या फिर chairman उस चीज़ को allow करे, तभी उसको हम allow यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर क्या होता है, दिस इज़ दी फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग। अब आपका जो है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन आवर है, अब जो 0 आवर है उसको हमने आधा घंटा कर दिया है, उसके बाद जो क्वेश्चन आवर आता है, ठीक है, इट इज़ ड्यूरिंग दिस। इसको आप थोड़ा कन्फ्यूजन से हटने के लिए इसको आप भूल जाइए कि दिस इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग। वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो 0 आवर है, जो असल में देखिए इस चीज़ को समझिए, जो पहला घंटा है ना उसको हम 0 आवर बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका 0 हुआ तो ये आपका 1 होगा, इसीलिए क्वेश्चन आवर को फर्स्ट आवर कहा जाता है। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको तो केवल ये समझना है कि जो 0 आवर पहले आता है उसके बाद क्वेश्चन आवर आता है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन आवर इज ऑलवेज आफ्टर द 0 आवर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर में क्या होता है, एमपीज आस्क द क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट टॉपिक, जो एमपीज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लेजिस्लेचर को या फिर पार्लियामेंट को या फिर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री बन चुके हैं, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो मिनिस्टर्स पहले हैं, एमपीज बाद में हैं। इसी 1 घंटे में एमपीज सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से कि आप बताइए, आप अपनी जवाबदेही दीजिए कि आपका विभाग, आपका मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस। सो स्टार्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, इस केस में जो आंसर है वो ओरली देना पड़ता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। स्टार्ड क्वेश्चन है, किसी एमपी ने पूछा तो मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ेगा ओरली, यानी कि जुबानी, मुंह से देना पड़ेगा। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या है, द आंसर्स आर डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस इन अ रिटन फॉर्म एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो इसमें आपको रिटन फॉर्म में देना पड़ता है। स्टार्ड क्वेश्चन आपको मुंह ज़बानी देना है, लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन आप लिख के दे सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका वाइवा वोस हो गया और ये आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, स्टार्ड इज वाइवा एंड अनस्टार्ड इज रिटन एग्जामिनेशन। इस तरीके से होता है आपके 2 तरह के क्वेश्चंस। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और इसी के चलते जब ये चीज़ को हटाया गया था तो बहुत चर्चा हुई कि क्वेश्चन आवर को क्यों हटाया गया। एक तो पार्लियामेंट मिली ही बहुत कम, उसके बाद जब पार्लियामेंट को मिलने का मौका मिला तब आपने क्वेश्चन आवर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को ड्रॉप कर दिया। इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, सांसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो मूल उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं पूरा करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पार्लियामेंट जो है वो पूरा करता है, क्योंकि आपके मंत्रियों से अगर आपके सांसद सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा। आई टोल्ड यू, सांसद किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, ठीक है, लेकिन सांसद मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
है कि नहीं। और मिनिस्टर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिनिस्टर्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा है, फाइनेंस है। वो आपके पैसे को आपका, और उनके पास पैसा आया कहाँ से है? लोगों के द्वारा उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, टैक्स से पैसा आया उनके पास। सो वो अपने फाइनेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ की जवाबदेही लेनी एमपीज़ का हक है और मिनिस्टर्स का कर्तव्य है। और ये कब होता है? क्वेश्चन आवर में होता है। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है ये। क्वेश्चन आवर ऑब्लाइजेस द गवर्नमेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ठीक है। इट जनरेट्स पब्लिक अवेयरनेस। जनता में, देखिए जब आपके एमपी सवाल पूछेंगे, मंत्री जवाब देंगे, तो जनता में जागरूकता भी बढ़ेगी। जनता को लगेगा जी हाँ, ये सवाल हमारे भी जहन में था, हम पूछना चाहते थे, लेकिन हमारे एमपी ने पूछ लिया। पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कभी कभार पब्लिक पॉलिसी के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उनको सामने लाके रख देता है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि हम इन शॉर्टकमिंग्स के ऊपर काम करें और इन चीज़ों को सुधारें। सो कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन आवर के होते हैं। इसके ऊपर भी सवाल आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आवर, आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं कि क्वेश्चन आवर को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, इसको कट शॉर्ट करना चाहिए था, या फिर इसको किसी और तरीके से कंडक्ट कर सकते थे, लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आवर का होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये आप बताएंगे कि इतना, देखिए इसका इतना सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करता है, गवर्नमेंट को जवाबदेही बनाता है, जनता की जागरूकता बढ़ाता है, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। ये सब पॉइंट्स हैं, इसीलिए क्वेश्चन आवर को ख़त्म करना गवर्नमेंट की तरफ से एक थोड़ा सा गलत स्टेप था, राइट। नाउ इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। पॉलिटी के कुछ और टॉपिक्स मैं कवर करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।